बात आज आने वाले बजट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर करीब 12:30 बजे विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार बच्चों के लिए चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का बजट केंद्र से अच्छा रहेगा। उन्होंने साथ भी ये भी कहा कि केंद्र के बजट में सब माइनस में है, जबकि प्रदेश का जीएसटी सरप्लस है। सरकार सभी जरूरी कामों के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है। पूर्व में सरकार ने सभी विभागों से 6% कटौती कर प्रस्ताव मंगाए थे, लेकिन जिस तरह कोरोना काल में भी सरकारी योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर रही, इस वजह से इस बार ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिनसे प्रदेश का विकास भी दिखे और काफी रोजगार भी जनरेट किया जा सके। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक होनी है। कितने बजे बैठक, और इसके साथ ही क्या उम्मीदें इस बार के बजट से लगाई जाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद का यह बजट होगा? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक बजट पेश करने से पहले सीएम भूपेश बघेल बुलाते हैं, और चाहे सीएम भूपेश बघेल रहे हों पिछले 3 साल से या इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह सीएम रहे हों, ये बेहद जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कैबिनेट की बैठक में बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। और जो परंपरा चली आ रही है कि विधानसभा में ही विधानसभा का जो मुख्य समिति कक्ष है वहीं पे बजट पेश करने से पहले थोड़ी देर के लिए बमुश्किल 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, और उस दौरान कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें बजट के प्रस्ताव पे मुहर लग जाती है, जिसके बाद सीएम जो अमूमन छत्तीसगढ़ में जो परंपरा चली आ रही है कि ज्यादातर बार ऐसा ही रहा है कि सीएम ही जो रहते हैं वही वित्त मंत्री रहे हैं, चाहे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की बात करें या अभी 3 सालों से सीएम भूपेश बघेल ही बतौर वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश कर रहे हैं। पिछली 2 बार किए हैं और अभी तीसरी बार करेंगे। जहां तक बजट की बात है, इस बार का बजट करीब करीब पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के आसपास ही रह सकता है, इस बात का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब 1,02,000 करोड़ रुपए के आसपास पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था और लगभग उसी के आसपास इस बार का बजट रह सकता है। इसकी बड़ी वजह कोरोना इफेक्ट कही जा सकती है। हालांकि विपक्ष जरूर ये अनुमान लगा रहा है कि बजट जीरो बजट हो सकता है या बजट माइनस बजट हो सकता है, लेकिन जिस बात की संभावना ज्यादा है कि हाँ, बहुत बड़ा आकार बजट का नहीं होगा पिछले वित्तीय वर्ष से, लेकिन लगभग उतना रह सकता है। फोकस अलग अलग सेक्टर जैसे शिक्षा हुए, सेवा, स्वास्थ्य, नक्सलवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए, इसके अलावा अधोसंरचना डेवलपमेंट पे भी बजट का प्रावधान हो सकता है। साथ साथ उद्योगों को कैसे राहत मिले, इस पे भी संभावना है कि कुछ बड़ा सोचा जाए, कृषि सेक्टर के लिए कुछ बेहतर सोचा जाए। देखिए, हमारे साथ, चूंकि मैं अभी गांधी उद्यान में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे भी उनकी अपेक्षा जानने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में। सर, आपको क्या लगता है, आज चूंकि स्टेट का बजट है, होप रहती है, चूंकि राज्य के नागरिक हैं, राज्य सरकार से होप तो रहती ही हैं, उम्मीदें बहुत सारी रहती है, सब अलग अलग सेक्टरों पे उम्मीदें रहती है, सभी वर्गों की अपनी उम्मीदें रहती है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें? एक तो बजट जो है बक्से में बंद हो चुका है। बजट के पहले एक आम पब्लिक का जैसे एक माने मीटिंग करना चाहिए, स्टेडियम में मीटिंग करना चाहिए, हर व्यक्ति से पूछना चाहिए। परंतु ठीक है, अब आगे जो भी है, हम तो ये चाहते हैं कि शिक्षा में आजकल भूपेश बघेल जी बड़े जोर पे लगे हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए इंग्लिश मीडियम के टीचर कहाँ से लाएंगे? 1967 में जब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दिया गया। मैं उस समय पहले मैं का विद्यार्थी हूँ। आज हमारी अंग्रेजी अच्छी है, हमारे सहपाठियों की अंग्रेजी अच्छी है, परंतु बाद के जो विद्यार्थी हैं उनका अंग्रेजी खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाना ही बंद कर दिया। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बजाय हर स्कूल में अंग्रेजी अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि आप हर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोल सकते। दूसरी बात है स्वास्थ्य में आप देखिए, जितने भी डीके हॉस्पिटल है, एक एम्स को छोड़ के बाकी हॉस्पिटलों में कोई जाना नहीं पसंद करता, क्योंकि वहाँ इतनी भर्राशाही है, इतनी मनमानी है। जब तक आपका अप्रोच ना हो, जब तक आपका सही अधोसंरचना के साथ साथ व्यवस्था सुधार पे भी जोर जरूरी है। हाँ, व्यवस्था सुधार होना चाहिए, स्टाफ की कमी की पूर्ति होनी चाहिए। हर
मैंने एक चीज मैं समझता हूँ कि अंबेडकर अस्पताल सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर है, परंतु आपको वहाँ अप्रोच होना चाहिए, तभी आपको वहाँ लोग मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। और तीसरी चीज है, अभी कोरोना काल में टीकाकरण, आप बोलते हैं भूपेश बघेल जी ने घोषणा की हर व्यक्ति को मुफ्त टीका लगेगा। अगर केंद्र नहीं करती है तो केंद्र नहीं करती तो अब ये हो गया कि हर प्राइवेट स्कूल में 250 रुपए लगेंगे। 250 हमारे देने के लिए, किसी को देने के लिए बड़ी बात नहीं है, परंतु आप जो है ये घोषणा मत करिए, और करे हैं तो उसका पालन करिए, चाहे कहीं भी टीका हो लगे उसका मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। क्या आपको लगता है सर, बजट में क्या होप आपको दिखाई देता है, किस सेक्टर पे लगता है? मुझे ऐसा लगता है, तो जैसे भैया ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुधार होना चाहिए, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है स्वास्थ्य का मसला जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है केंद्र शासन की तरफ से बढ़ रहा है, तो अपन जिस नज़रिए से शासन में आए थे कांग्रेस सरकार, तो इनको अपने जो टैक्स लेते हैं उसमें भी कम कर सकते हैं वो, क्योंकि ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ खनिज का क्षेत्र है और यहाँ पे राजस्व की उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और तो अपन समझते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर मैं ऐसा सोचता हूँ, तो इसमें भी कुछ कमी कर सकते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी। और छत्तीसगढ़ वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों को बुनियादी ज़रूरतों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए इसमें। वही कि यहाँ पे विपक्ष कहती रही है कि 2-2.5 साल में कोई एक ईंट नहीं रखा गया, कोई काम नहीं हो रहा है, विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या ऐसा लगता है कि इस बजट से कुछ ऐसी उम्मीद जगे कि? हाँ, ऐसा लगता तो है कि अब इनको कुछ करना चाहिए जो 2 साल में नहीं हो पाया है। और इसके पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, जिसके कारण लोगों के बीच काम आ रहा था और राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, तो रोजगार भी मिल रहा था लोगों को और उससे काम चल रहा था, तो वो चीज़ें भी होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है? क्या सर अभी जो चल रहा है तुम्हार द्वार तुम्हार सरकार, घर घर पहुंच है, जो भारी इसमें भर्राशाही हो रही है, लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, सिर्फ नेतागिरी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ लोगों को बोलते हैं पट्टा देंगे, पट्टे का फिर ऊपर से करोड़ों रुपए लाखों रुपए मांग रहे हैं। बड़ा मुद्दा, पट्टा वाला बड़ा मुद्दा है, जन घोषणा पत्र में भी जी पट्टा किसी को नहीं दे रहे हैं। नगर निगम भी अपना उल्लू सीधा कर रही है, नाप जोक करके ले जा रही है, ऊपर से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मतलब व्यवस्था सुधारनी जरूरी है, एक तो पट्टे वाली और दूसरा व्यवस्था भी, व्यवस्था सुधारनी जरूरी है। सर आपको क्या लगता है? बड़ा एक वादा ये भी था कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, रोजगार लोगों को दिया जाएगा, ये एक बड़ा वादा था, शराबबंदी का बड़ा वादा था। अभी विपक्ष वो वादे तमाम याद दिला रही है, विकास के काम, शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चे, क्या कुछ लग रहा है इस बजट से, क्या उम्मीद लग रही है? शिक्षा स्वास्थ्य के अति आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के ऊपर टिका हुआ है, उस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य जो निर्धन और मध्यम वर्गीय हैं, यदि किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो हॉस्पिटलों में ऐसी लूट है कि बेचारों को घर द्वार बेच के उनके स्वास्थ्य के प्रति बीमारियों का इलाज कराया जाता है, उसमें तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल जो विशेष रूप से बढ़े जा रहे हैं इनके रेट्स, उस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए, मध्यम वर्गीय को ध्यान रखते हुए कोरोना काल में थोड़ा सा बजट को सही पूर्वक देना चाहिए। उसमें राज्य सरकार ये कर सकती है कि अगर वैट कम कर दे पेट्रोल डीजल पे, तो ऐसे ही माल ढुलाई के खर्चे कुछ कम हो जाते हैं, तो थोड़ी सी महंगाई से राहत, ऐसा अमूमन देखा जाता है। जी हाँ सर, मैंने जैसे कि पेट्रोल में इतने टैक्स हैं, अगर 50 रुपये रेट है तो उसका 50 रुपये उसमें टैक्स है, उसमें सरकार का वेट भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप बोलोगे कि वेट अगर हम लेंगे नहीं तो खर्चा कहाँ चलाएंगे, तो खर्चा आप कम करो, खर्चे के जो कर रहे हो जो खर्चा कम करो दूसरे माध्यम से। जैसे भाई साहब ने बताया, खनिज हमारे यहाँ प्रदेश में इतना है, उसका अवैध खनन बंद कराओ। जो अवैध खनन हो रहा है, आज मैं सुनता हूँ, रोज पढ़ता हूँ धमतरी में बाहुबली लोग खुलेआम मैंने रेत का खनन कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार का उस पर हाथ है। ये सब बंद करेंगे तो ऑलरेडी देवभोग में जो हीरा खदान है उसको चालू किया जाए। एक जमाने में बोलते थे कि अगर हीरा खदान शुरू हो जाएगा तो ये 0 टैक्स हो जाएगा, पर पता नहीं हीरा खदान जो देवभोग में है उसको स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये सरकार जाने और सरकार के लोग जाने।
सर एक चीज बहुत रिलेवेंट है फिलहाल तो सबके घरों में, आप लोगों के घरों में बच्चे हैं, रोजगार का एक बड़ा अवसर, एक बड़ी बात कही जा रही थी। ऐसा लगता है क्या कि उसके लिए सरकार को शासन स्तर पे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? रोजगार नहीं देने पे भत्ते की भी बात आ रही थी, कुछ ऐसा उम्मीद लग रहा है क्या कि ऐसी घोषणा करने वाली है सरकार, या अभी फिलहाल कोरोना काल में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, या क्या होना चाहिए? हाँ, रोजगार के मामले में तो मैं तो बोलता हूँ शासकीय नौकरियों में जैसा रोजगार नहीं है, जिसके कारण एक आम आदमी को बहुत राहत मिलती थी और हर किसी का यहाँ जो परिवार आने वाली जो जनरेशन है उसको तो इस बात की उम्मीद है कि भाई राज्य शासन कुछ इस मामले में करना चाहिए कि रोजगार के बिल्कुल सत्यप्रकाश, यानी कि काफी उम्मीदें हैं लोगों को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, और चाइल्ड बजट की जो बात इस बार कही गई है वो काफी खास है इन मायनों में। तो ऐसे में उम्मीदें जो हैं वो बहुत लगी हुई हैं, लेकिन 12:30 बजे जब बजट पेश होगा तब ये जरूर देखने को मिलेगा कि इन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर पा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट आज आने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश के बजट को लेकर कहा है कि बजट से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ने जिन वादों के साथ सरकार बनाया उन वादों को पूरा करना चाहिए। उनके अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए, किसानों का 2 साल का बोनस भी देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों से धोखा किया है और इस बार किसान इनको सबक सिखाएंगे। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे, तो उनको परमानेंट करने वाला बजट आना चाहिए। भी युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपये भत्ता देने की बात कहे थे, तो और 2 साल का बोनस उन्होंने जो कहा है वो बोनस भी इस बजट में आना चाहिए। किसानों से झूठा वादा करके कांग्रेस सरकार में आई थी, आज वही किसान रोड पर उतर आए हैं और आज वही किसान आज संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम इस सरकार को बताएं